So, multinational operations, FRA, CFA level 2 third video. So, starting with current date method पे questions. ट्रांसलेशन कैसे हो रहा था करंट डेट मेथड में, टेम्पोरल मेथड में, ये तो पहले बता दिया था. तो अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूँ, एसेट्स की अगर बात करें तो एसेट्स को या तो मैं एक एक करके करंट डेट मेथड पे ट्रांसलेट करूँ या मैं डायरेक्ट टोटल एसेट्स को कर लूँ. इस केस में मैं टोटल एसेट्स को सीधा ट्रांसलेट करूँगा एट हमारे जो भी करंट एक्सचेंज रेट है. करंट एक्सचेंज रेट जैसे मैंने बताया था द डे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड वो वाले होते हैं. सो इस केस में जो 31 दिसंबर 2022 है ये मेरा करंट एक्सचेंज रेट बन जाएगा. तो अगर मैं एसेट्स को इसी रेट पे ट्रांसलेट करूँ इनटू द लोकल करेंसी दैट इज़ LC, सॉरी इनटू द प्रेजेंटेशन करेंसी दैट इज़ डॉलर इन दिस केस, तो 2085 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 मेरे को नेट एसेट्स मेरे आ गए आपके 1282.5, ये डॉलर्स में आए हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हेडिंग दूँ PC ट्रांसलेटेड FS, ठीक है. बाकी बात रही मेरे लाइबिलिटीज़ की. सिमिलरली अगर मैं एक एक को करंट एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके दिखाऊं या फिर टोटल लाइबिलिटीज़ को करंट एक्सचेंज रेट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं, बात एक ही बैठेगी. सो दैट इज़ 1650 मल्टीप्लाइड बाय करंट एक्सचेंज रेट 742.5 है ना. इनकम स्टेटमेंट पे जो भी आइटम होगा हमारा एवरेज रेट पे जाएगा, तो मैं सीधा नेट इनकम को एवरेज रेट में ट्रांसलेट कर रहा हूँ. अब एवरेज रेट इसके अंदर दे रखा है ऑलरेडी, एवरेज 2022 करके, तो वही मैं यूज़ करूँगा. 700 मल्टीप्लाइड बाई 0.47 329. अब अगर याद हो कि हम करंट रेट मेथड में क्या करते थे, तो बेसिकली एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी बैलेंस करने के लिए हम एक प्लग इन फैक्टर रिपोर्ट करते थे जिसको हम कहते थे CTA, क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट. अगर मैं कॉमन स्टॉक को ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ तो कॉमन स्टॉक तो हमारा हिस्टोरिकल रेट्स पे जाता था. इस केस में दे रखा है ये 0.5 था, तो डायरेक्ट ये 200 हो गया कॉमन स्टॉक मेरा. अब नेट इनकम मेरा इतना आया है. अगर मैं रिटेन्ड अर्निंग्स का फॉर्मूला लगाऊं दैट वाज बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस नेट इनकम माइनस डिविडेंड इज़ मेरा एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स. अब डिविडेंड्स तो इसके अंदर मेरे को कुछ दे नहीं रखे. अगर दे रखे होते तो दे वुड हैव बीन ट्रांसलेटेड एट उनका एक्सचेंज रेट व्हेन दे वर डिक्लेयर्ड. ठीक है, डिविडेंड्स 0 हो गए मेरे. नेट इनकम मेरी 329 मैंने ऑलरेडी निकाली इनकम स्टेटमेंट से. बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स इस केस में तो अभी नहीं दे रखी, तो बिगनिंग भी हम 0 ले लेंगे. तो मेरा एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स क्या आ गया, एसेंशियली इक्वल टू 329 जो कि हमारा नेट इनकम था. यही चीज़ मैंने उठा के यहाँ पे रिपोर्ट कर दी, दैट इज़ 329. ठीक है, उससे पहले अगर मैं देखूँ ना, एक चीज़ जो मैं डायरेक्ट बैलेंस शीट को देख के कह सकता हूँ वो ये है कि करंट रेट मेथड में हम मॉनेटरी हो और नॉन मॉनेटरी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ दोनों के दोनों को ना करंट रेट पे लेके जाते थे. करंट रेट्स पर एक्सचेंज, दोनों के दोनों करंट रेट्स पे एक्सचेंज होते थे. तो टेक्निकली मेरा नेट करेंसी ट्रांसलेशन गेन होएगा या लॉस होएगा वो मैं यही देख के बता सकता हूँ कि मेरे एसेट्स ज़्यादा हैं लाइबिलिटीज़ है. मेरा नेट एक्सपोजर जो है वो एसेट्स का है या लाइबिलिटीज़ का है, वो कैसे पता चलेगा मेरे एसेट्स ज़्यादा हैं लाइबिलिटीज़ से या अपोजिट सीन है. तो इस केस में मेरे जो एसेट्स हैं वो 2850 है
और लाइबिलिटीज़ है 1650, तो मेरा नेट एसेट एक्सपोजर है। सो एक पहले की वीडियोस में एक टेबल भी दिखाई थी, मेरा नेट एसेट एक्सपोजर अगर है तो मेरी अगर लोकल करेंसी डिप्रिशिएट करेगी तो ट्रांसलेशन गेन में आएगा। मेरी जो लोकल करेंसी है ये मेरा पहले का केस था, अब मेरा ये वाला केस चल रहा है। अगर किसी को और ध्यान से देखना है तो ये देखो, पहले ये रेट्स चल रहे थे, अब ये रेट चल रहे हैं। अगर मैं जिस कंट्री में एलसी यूज़ हो रही है मैं उस कंट्री में जाके कुछ सामान खरीदता हूँ एक एलसी का, तो मेरे अकाउंट में से $0.5 डिडक्ट होते थे। एक साल बाद जब मैं वहाँ पे गया तब मैंने एक एलसी का ही सामान लिया, लेकिन अब मेरे $0.45 डिडक्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा डॉलर अप्रिसिएट हुआ है और लोकल करेंसी जो है मेरी डेप्रिसिएट हुई है। मोर ओवर, तो जैसी मैंने ये चीज़ एक बार देख ली ना कि ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, मैं डायरेक्टली कह दूँगा कि नेट एसेट एक्सपोजर है मेरा और लोकल करेंसी मेरी डेप्रिशिएट हो रही है, जो ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट है ना उसके अंदर गेन आएगा। मतलब जो मैं CTA रिपोर्ट करूँगा दैट वुड बी पॉजिटिव। ठीक है, अब देख लेते हैं। अगर मैं एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी की इक्वेशन बैलेंस करूँ तो मेरे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ माइनस, अगर मैं कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग्स को जोड़ दूँ सो ये तो 529 हो गया। टर्न्स आउट $11 का फ़र्क आ रहा है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा CTA बन जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंट्री जो मैं दिखाऊंगा वो होगी CTA की। डायरेक्टली इक्विटी में रिपोर्ट करते थे अनलाइक टेम्पोरल मेथड में तो इनकम स्टेटमेंट में रीमेजरमेंट गेन्स एंड लॉसेस रिपोर्ट करते थे। CTA जो मैं रिपोर्ट करूँगा ना वो $11 का रिपोर्ट कर दूँगा। ठीक है, अब देखो, अब बैलेंस करने की कोशिश करो। एसेट्स मेरे आ गए 1282.5, लाइबिलिटीज़ आ गई 742.5, इक्विटी कितनी आई मेरी 200। इक्विटी को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ, 200 आया, 329 आया और 11 आया। अब इनको जोड़ के देख लो, आ जाएगा इक्वल। तो यही क्वेश्चन था हमारा करंट रेट मेथड पे। एक्सेप्ट दैट मैंने बता दिया कि अगर डिविडेंड्स होते तो डिविडेंड्स जब डिक्लेयर हुए थे उस दिन का जो एक्सचेंज रेट है उस रेट को यूज़ करके डिविडेंड्स को ट्रांसलेट करते हैं हम। ठीक है, बाकी बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स होती तो उसको जोड़ लेते। मोर और लेस यही है, करंट रेट मेथड तो फिर भी आसान है। मूविंग ऑन, अगर मैं टेम्पोरल मेथड का क्वेश्चन देखूं तो टेम्पोरल मेथड में थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, जस्ट बिकॉज जो एक्सचेंज रेट्स यूज़ हो रहे हैं किसी भी बैलेंस शीट के पार्ट को ट्रांसलेट करने के लिए वो अलग अलग हैं। अब जैसे कैश है, मॉनेटरी एसेट्स हो गए वो तो करंट रेट पे ही जाएंगे, लेकिन जो हमारे नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं ना वो तो मेरे हिस्टोरिकल रेट्स पे जाएंगे। सिंपल, नॉन मॉनेटरी एसेट्स या लाइबिलिटीज़। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट भी मिक्स रेट पे जाएगी इवेंचुअली। सो इनकम स्टेटमेंट तो एक एक करके ही करनी पड़ेगी ट्रांसलेट। सो कैश जो है हमारा, बल्कि इससे भी पहले बिफोर स्टार्टिंग हम एक और चीज़ इसके अंदर भी कह सकते हैं। अब टेम्पोरल मेथड जो है मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़ के लिए तो करंट रेट पे एक्सचेंज हो जाता था, लेकिन जो नॉन मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़ है वो हिस्टोरिकल रेट्स पे जाते थे। ठीक है,
तो उनका जो गेन एंड लॉस रियलाइज़ हो सकता था करंट रेट मेथड पे करने से, वो नहीं होता। तो जो एक्सपोजर हम देखते हैं टेम्पोरल मेथड में, वो नॉन मॉनेटरी एसेट या लाइबिलिटीज़ का देखते हैं। इसके लिए बल्कि मैं ना एक स्लाइड और ऐड कर देता हूँ। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि टेम्पोरल मेथड जो है ना, वो एक तो मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़ हो गए, एक नॉन मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़ हो गए। जो मेरे नॉन मॉनेटरी है ना, वो हिस्टोरिकल रेट्स पे जा रहे हैं, हिस्टोरिकल रेट्स पे ट्रांसलेट हो रहे हैं, और मेरे जो नॉन मॉनेटरी हैं वो आपके करंट रेट्स पे जा रहे हैं। अब करंट रेट्स यूज़ करने की वजह से जो भी इनका गेन एंड लॉस हुआ, ठीक है, वो तो रियलाइज़ हो गया एक्सचेंज रेट का, लेकिन नॉन मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़ का गेन एंड लॉस रियलाइज़ नहीं हो पाया, बिकॉज हम अभी भी हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट्स यूज़ कर रहे हैं जब वो चीज़ें एक्वायर हुई थी, ठीक है। तो करंट रेट मेथड में हम एक्सपोजर जो है वो देखते हैं एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। अब एसेट में आपका मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों आ जाते हैं, लेकिन टेम्पोरल मेथड में बैलेंस शीट एक्सपोजर जो है ना यार, वो तो बस हमारा मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़ के थ्रू ही डिटरमिन होता है, क्योंकि हमारे नॉन मॉनेटरी के थ्रू तो हो ही नहीं सकता, कि वो तो हिस्टोरिकल रेट्स पे चल रहे हैं सारे के सारे। सो दिस इज़ मॉनेटरी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, मॉनेटरी लाइबिलिटीज़। अब क्या होता है, बोलते हैं कि अगर मेरे को अपना बैलेंस शीट एक्सपोजर बैलेंस करना है कहीं ना कहीं, तो मेरे को अपने मॉनेटरी एसेट या लाइबिलिटीज़ बैलेंस करने पड़ेंगे। फिर बोलते हैं कि टेम्पोरल मेथड तुम यूज़ कर रहे हो और नॉन मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़ तुम्हारे हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट में चल रहे हैं, तो मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़ को ना ऑफसेट कर दो यूजिंग नॉन मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल मॉनेटरी लाइबिलिटी मेरी क्या होगी, मान लो कोई लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है, ये मॉनेटरी है, इसको मैं ऑफसेट करा दूंगा कोई नॉन मॉनेटरी एसेट बेच के। मान लो PPNE है, ठीक है, PPNE भी क्या, कोई मान लो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग क्या है, दिस इज़ नॉन मॉनेटरी एसेट। तो मैं इसको पकड़ूंगा, इसको बेच दूंगा कुछ पैसों के लिए, और अपनी लाइबिलिटी जो है लॉन्ग टर्म डेट की वो पे ऑफ कर दूंगा। जैसे ही मैंने लाइबिलिटी पे ऑफ करी लॉन्ग टर्म डेट की, मेरी मॉनेटरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, ये डिक्रीज़ हो जाएगी मॉनेटरी लाइबिलिटी, तो मेरा ओवरऑल बैलेंस शीट एक्सपोजर जो है वो एसेट्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। भैया अगर मैंने मॉनेटरी लाइबिलिटीज़ अपनी कम कर दी, तो ये ओवरऑल चीज़ तो बढ़ जाएगी ना, मॉनेटरी एसेट माइनस मॉनेटरी लाइबिलिटीज़ तो बढ़ जाएगी ना, या सो एसेंशियली ये करके मेरा बैलेंस शीट एक्सपोजर जो है मॉनेटरी एसेट्स की तरफ शिफ्ट हो गया। बैक टू टेम्पोरल मेथड का क्वेश्चन। अब इसके अंदर तो एक एक करके ट्रांसलेट करना पड़ेगा, वी डोंट रियली हैव द चॉइस ऑफ ट्रांसलेटिंग इट एक ही स्टेप में, ही सीधे टोटल एसेट्स को ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है। सो अगर मैं कैश को ट्रांसलेट करूँ, कैश इज़ 100, कैश विल गो एट करंट एक्सचेंज रेट्स, बल्कि आई गेस आई हैड दिस रिटन, अकाउंट रिसीवेबल्स ऑल्सो करंट एक्सचेंज रेट, अब इन्वेंट्री जो है ना, इन्वेंट्री मेरी हिस्टोरिकल पे जाएगी। इन्वेंट्री को अभी छोड़ते हैं, फिक्स एसेट्स देखते हैं। फिक्स एसेट्स जो हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है हिस्टोरिकल रेट PPNE एंड डिप्रिसिएशन, तो ये मेरे फिक्स एसेट्स के लिए जाएगा 0.49, सो दिस वाज 1600 राइट, सो 1600 इंटू 0.49, 784,
डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट, तो जिस रेट पे फिक्स एसेट ट्रांसलेट होंगे उसी रेट पे डेप्रिसिएशन भी जाएगा. सो दिस इज 700 इंटू 0.49, 343 सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है. मोर ओवर अकाउंट पेएबल, करंट डेट, लॉन्ग टर्म डेट, ये सारे के सारे मेरे मॉनिटरी है, तो मैं करंट रेट मेथड से जो भी मैंने ट्रांसलेट करा था वही मैं यूज़ करके यहाँ पे ट्रांसलेट कर दूँगा. सो टोटल लाइबिलिटीज़ तो पीछे से देख देते हैं कितनी आई थी मेरी टोटल लाइबिलिटी, 742.5. सो डायरेक्ट 742.5. कॉमन स्टॉक विल अगेन गो एट हिस्टोरिकल रेट्स, दैट इज़ 200. रिटेन्ड अर्निंग्स अभी मैं छू नहीं रहा हूँ. अब रेवेन्यू जो जाएगा मेरा वो जाएगा एवरेज रेट्स पे, 5000 इंटू 0.47, 2350. कॉग्स इज रिलेटेड टू इन्वेंट्री, तो जिस रेट पे इन्वेंट्री ट्रांसलेट होएगा उसी सेम रेट पे कॉग्स भी ट्रांसलेट होएगा. कॉग्स का भी देखते हैं, इसको छोड़ रहे हैं. अदर एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस वो भी आपके हिस्टोरिकल रेट्स पे जाएंगे. नहीं, अदर एक्सपेंसेस जो है वो तो मेरा एवरेज रेट पे जाएगा, कि अदर एक्सपेंसेस दे आकर मतलब थ्रू आउट द ईयर. सो अदर एक्सपेंस में 400 इंटू 0.47, 188. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगेन रिलेटेड टू फिक्स एसेट, और तो जिस रेट पे फिक्स एसेट ट्रांसलेट हुए सेम रेट पे 0.49. बल्कि यू कुड रियली फॉरवर्ड दिस पार्ट, मतलब फॉरवर्ड नहीं, इंक्रीज द स्पीड ऑफ दिस पार्ट ताकि जल्दी जल्दी हो. अब देखते हैं कॉग्स वगैरह का. सो अगर मैं इन्वेंट्री की इक्वेशन लगाऊं कि एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस कॉग्स नहीं, माइनस कॉग्स प्लस परचेजेस. ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे को एक क्लू दे रखा है कि द परचेजेस आर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, और हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट ऑफ बिगनिंग इन्वेंट्री दे रखा है अलग, और हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट फॉर एंडिंग इन्वेंट्री दे रखा है. यही चीज़ जब मैं टेम्पोरल मेथड एक्सप्लेन कर रहा था मैंने बोली थी कि कॉग्स या परचेजेस निकालने के लिए इन्वेंट्री इक्वेशन में जो आइटम्स हैं, जैसे एंडिंग इन्वेंट्री हो गया, बिगनिंग इन्वेंट्री हो गया, कॉग्स हो गया, ठीक है, परचेजेस हो गया, तो इन सब पे अलग अलग एक्सचेंज रेट्स लग रहे हैं मेरे, तो इनको डायरेक्टली ट्रांसलेट करना जस्ट वोंट मेक सेंस. अगर सेम चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहे होते तो हाँ डायरेक्टली कर सकते थे, बट नॉट इन दिस केस. अब एंडिंग इन्वेंट्री, बिगनिंग इन्वेंट्री, इसमें कुछ तो लेना पड़ेगा क्योंकि बिगनिंग इन्वेंट्री के एसेंशियल रेट्स दे रखे हैं मेरे को, जो दे रखे हैं मान लेते हैं फिर भी 10 फॉर द सेक ऑफ. ये क्वेश्चन में दे नहीं रखा, बिगनिंग इन्वेंट्री भी 0 थी, तो ये वाला जो रेट्स है 0.52 वाला, दिस इज़ यूजलेस टू मी. सबसे पहले मैं निकालूंगा परचेजेस लोकल करेंसी में मेरे कितने थे, ठीक है. दैट वुड हेल्प मी टू कैलकुलेट कॉग्स इन प्रेजेंटेशन करेंसी. सो दिस इज़ 0.46 जो एक्सचेंज रेट था मेरी बिगनिंग इन्वेंट्री का, मैंने यहाँ से उठाया है, ठीक है. एंडिंग इन्वेंट्री अब मेरी थी कितनी, मैंने बिगनिंग इन्वेंट्री 0 मानी है, तो जो इन्वेंट्री रिपोर्ट हो रही है 1200. ठीक है. कॉग्स, अब कॉग्स कितने हैं मेरे, कॉग्स मैंने दे रखे हैं, नहीं इसमें अभी तो फ़िलहाल के लिए आई विल नॉट डू दिस. फर्स्ट टाइम कैलकुलेटिंग परचेजेस इन लोकल करेंसी, ठीक है. सो एंडिंग इन्वेंट्री मेरी है 1200, ओके. कॉग्स मेरे दे रखे हैं 3300 प्लस परचेजेस. टर्न्स आउट मेरे परचेजेस कितने आ रहे हैं,
4,500 इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। अगर मैं इसको लिख लूँ, मेरे परचेजेस आए हैं 4,500 LC, स्पेस कंस्ट्रेंट्स। तो अब मैं ये परचेजेस यूज़ करके ट्रांसलेट करूँगा प्रेजेंटेशन करेंसी में। मैं वापस वही इक्वेशन लिखूँगा कि मेरी एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस कॉक्स इन प्रेजेंटेशन करेंसी। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो बिगनिंग इन्वेंट्री मेरी 0 है, एंडिंग इन्वेंट्री मेरी रिपोर्ट करी रखी है 1200 है, ठीक है। तो मैं 1200 लूँगा और एंडिंग इन्वेंट्री का जो एक्सचेंज रेट्स है दे रखे हैं उस पर ट्रांसलेट कर दूंगा। दैट इज़ एसेंशियली $0.46 पर LC, $46 पर LC। तो दिस इज़ 0। परचेजेस मैंने अभी निकाला 4,500 LC। अब परचेजेस मेरे किस रेट पर ट्रांसलेट होंगे, दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन क्या दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ पे ये वाली लाइन अगर देखें हम, परचेजेस वर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। अब जैसे ये लाइन बढ़े, एक चीज़ जो दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए वो ये है कि हम एवरेज रेट पर ट्रांसलेट कर रहे हैं। सो एवरेज रेट फॉर 2022 वॉज $0.47 पर LC। $47 पर LC माइनस कॉग्स। अब ये जो कॉग्स निकलेगा ये मेरा डायरेक्ट प्रेजेंटेशन करेंसी में निकलेगा। ये सारी चीज़ें लेफ़्ट LHS और RHS में आपकी डॉलर के टर्म्स में ही है। सो दिस इज़ 1200 इंटू 0.46 552, this is 4,500 0.47 माइनस 552। इसको अगर मैं डायरेक्ट ही लिख दूँ तो कॉग इज़ $1,563। सो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1563। इससे मेरा नेट इनकम कितना आया, माइनस प्लस 2350 माइनस 188 माइनस 343 256। अरे अब जो मेरे ने ये नेट इनकम रिपोर्ट करी है ना, दिस इज एसेंशियली द नेट इनकम बिफोर रीमेजरमेंट, ठीक है। अब ये चीज़ देख ली। अगर मैं वापस इस चीज़ को लिखूँ, इस चीज़ को नहीं, अब मैं मेरा जो फोकस है ना, अब जैसे इन्वेंट्री भी है यहाँ पे, अब मेरी बिगनिंग इन्वेंट्री थी नहीं, मेरी एंडिंग इन्वेंट्री ही मेरी इन्वेंट्री है एक तरीके से, और उसका ट्रांसलेशन रेट मेरे को दे रखा है $0.46 पर LC। सो 1200 इंटू 0.46 552, ठीक है, ये ट्रांसलेट हो गया। सो या हो ही गए। अगर मैं यहाँ पे और एंट्री दे दूँ कि रीमेजरमेंट कितना आया, तो नेट इनकम आफ्टर रीमेजरमेंट अब मैं लिखता हूँ रिटेन्ड अर्निंग्स के रिगार्डिंग, बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस नेट इनकम माइनस डिविडेंड्स विल बिकम मेरी एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर मैं मान लो एक टाइम को मेरी बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स भी 0 थी, जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में नहीं दे रहा, डिविडेंड्स भी मेरे 0 थे, तो नेट इनकम जो है मेरी एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स बनती हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को एसेट लाइबिलिटीज़ इक्वेशन बैलेंस करनी है, तो टेम्पोरल मेथड में एक और चीज़ क्या रिपोर्ट होती है, रीमेजरमेंट, ठीक है, प्लस R कर दिया मैंने। अब मैं देखता हूँ मेरा एसेट्स में टोटल कितना आ रहा है, 45 292.5 552 784 माइनस 343 1
1330.5। लाइबिलिटीज़ वॉज माइनस कर दूंगा 740। अच्छा, मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी में देख रहा हूँ मैं कि ये बैलेंस हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने एसेट्स निकाले 1330.5, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 742.5, 588 आ रहा है मेरी इक्विटी की वैल्यू। सो यहाँ पे इक्विटी वैल्यू जो आ रही है मेरी आ रही है, अरे 588, इसमें से 200 ऑलरेडी मेरा कॉमन स्टॉक है, वो भी मैं हटा दूंगा। जो मेरी अकेली रिटेन्ड अर्निंग्स की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 388 सॉरी। ठीक है, अब ये देखो, जो मैंने एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी से कैलकुलेट करा, मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 388। ठीक है, यही चीज़ मैं यहाँ पर डालूँगा, 388 इज इक्वल्स टू नेट इनकम प्लस मेरा रीमेजरमेंट। तो 338 माइनस 256 जो कि मेरा नेट इनकम था। ठीक है, दिस वॉज 256। टर्न्स आउट मेरे रीमेजरमेंट गेन हुआ है मेरे को 132 का। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर दूंगा कि 132 वॉज माई रीमेजरमेंट गेन। अब मैं उसको नेट इनकम बिफोर रीमेजरमेंट में ऐड कर दूंगा, दैट इज़ प्लस 256। ये 388 बन गया, जो कि मेरी एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स बनी। ओके, सो दिस वॉज या टेम्पोरल मेथड। यही रहता है, मतलब सिंपल है। वंस यू गेट टू नो कि हाँ रेट्स कैसे कैसे मूव कर रहे हैं, सिंपल हो जाता है। सो नेक्स्ट, हाइपर इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट। यार हाइपर इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट ना काफ़ी सिंपल है। अगर मैं इसको देखूँ, हाइपर इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में तुम्हें बस यही करना है। सो हाइपर इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट को पहले पहचानेंगे कैसे कि हाइपर इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है। तो जो एक डायरेक्ट ट्रिक है वो ये है कि जो कैगर है ना 26% आना चाहिए इन्फ्लेशन का ओवर 3 ईयर पीरियड। कहने का मतलब क्या, अब अगर कोई भी चीज़ अगर इन्फ्लेशन 100% हो जाए ना ओवर अ 3 ईयर पीरियड, ओवर 3 ईयर पीरियड नहीं, मतलब 100% हिट कर जाए। ठीक है, 26% यहाँ पे नहीं आएगा, ये अगर 100% हो जाए इन्फ्लेशन ओवर अ 3 ईयर पीरियड, तो मैं बोलूँगा कि हाइपर इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट है उस स्पेसिफिक देश में। सो कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये की है, वो 200 रुपये की पहुँच जाए ओवर 3 ईयर्स टाइम, तो हर साल कितनी इन्फ्लेशन बढ़नी चाहिए। सो दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1, जिसे कैगर निकालते थे। सो दैट टर्न्स आउट कैगर शुड बी 26%। ठीक है, एवरी ईयर। तो ये पहचानने का तरीका है अंडर IFRS एंड US GAAP बोथ। इसके अंदर एक डिस्क्लेमर ये दे देते हैं कि भाई देख लेना, ठीक है, कभी ऐसा ना हो कि हाँ 100% ओवर 3 ईयर पीरियड कह दिया हो तो एक ही पीरियड में काफ़ी ज़्यादा हो रही हो, बाकी पीरियड्स में कम कम हो रही हो। सो डिस्क्रिशन इज़ रिक्वायर्ड। तो इसके अंदर जो हम एक स्पेसिफिक केस देखते हैं ना, एक ये पेरेंट हो गई, ठीक है, ये सब्सिडियरी हो गई। अब हम अभी तक क्या करते हैं, सब्सिडियरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पेरेंट की करेंसी में ट्रांसलेट करते हैं। अब जो हाइपर इन्फ्लेशन का केस है ना, वो हम सिर्फ देखते हैं कि अगर सब्सिडियरी की कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन हिट हो गया तो क्या इफेक्ट रहेगा उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पेरेंट की बैलेंस शीट पे। अब एक जो हम स्टेप लेते हैं वो ये है कि लोकल करेंसी अब हम कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब चलो पहले ये कर लेते हैं कि IFRS और US GAAP क्या क्या करता है।
इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में। IFRS यूएस गैप। तो IFRS वालों ने क्या बोला, IFRS वालों ने बोला कि रीस्टेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजिंग प्राइस इंडेक्स या कोई भी बेसिकली इंडेक्स, ठीक है। और उसके बाद रीस्टेट करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट रेट मेथड लगा दो, ठीक है। यूएस गैप ने ऑन दी अदर हैंड क्या बोला, यूएस गैप ने बोला कि कुछ बस ये चेक कर लो कि हाइपर इन्फ्लेशन है कि नहीं, अगर है तो टेम्पोरल मेथड लगा दो सीधा। अब इसका ना रीज़न देखो, पहले मैं ये बोल देता हूँ कि रीस्टेटिंग यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है। मान लो मेरी कैश आ गया अकाउंट रिसीव, सो सबसे पहले रीस्टेटमेंट करेंगे यूजिंग द प्राइस इंडेक्स वगैरह। प्राइस इंडेक्स वगैरह जैसे कि पहले बताया क्यों करेंगे, क्योंकि प्राइस इंडेक्स वगैरह एक प्रॉक्सी है मेरा इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए किसी भी कंट्री में, ठीक है। मोर ओवर अगर हम ये देखें, LC मेरी लोकल करेंसी है, ठीक है, जिस कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन हुआ है वो वाली, ये पहले का सिनेरियो है बिगनिंग। अगर मैं एंडिंग का सिनेरियो देखूँ, ठीक है, जब हाइपर इन्फ्लेशन हिट हो गया है तो वो 0.01 करके ऐसा कुछ करके आ रहा है। अब अगर इस वाले रेट्स पे मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा सब्सिडरी की, तो एसेंशियली 0.01 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को टू गेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू USD। तो इवेंचुअली जो बैलेंस शीट आइटम्स की वैल्यू है ना सब्सिडरी की, वो उतनी नहीं रहेंगी, श्रिंक हो जाएंगी। अब अगर मान लो 0.01 जैसे बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि सब्सिडरी हो और उसके पास एक्चुअली में एसेट्स काफ़ी अच्छे हों, लेकिन उसकी वैल्यू श्रिंक कर जाए जस्ट बिकॉज एक्सचेंज रेट पे हिट पड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है ऐसी होनी। इसी की वजह से पहले मैं रीस्टेट करता हूँ प्राइस इंडेक्स यूज़ करके, और फिर करंट मेथड पे अंडर IFRS ये वाला मेथड करूँगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात और क्या है, एक मॉनेटरी एसेट और लाइबिलिटीज़ जो है ना, मॉनेटरी एसेट में क्या आ गया, मान लो कैश आ गया, अकाउंट्स रिसीवेबल आ गया, लाइबिलिटीज़ में आ गया आपका अकाउंट्स पेबल। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है या क्या इन्फ्लेशन चल रही है मेरी कंट्री में, द वैल्यू ऑफ मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़ विल ऑलवेज रिमेन द सेम। कैसे, अगर 8,000 रुपये मेरे बैंक में हैं तो इररिस्पेक्टिव कि इन्फ्लेशन एक्सचेंज रेट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरे बैंक में 8,000 रुपये ही रहेंगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मॉनेटरी लाइबिलिटीज़ देखें, अकाउंट्स पेबल हो गया और आपका लॉन्ग टर्म डेट आ गया, इन बोथ केसेस एक जो लेवल है इन चीज़ों का, अकाउंट्स पेबल या लॉन्ग टर्म डेट का, वो सेम रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होता रहेगा। क्योंकि मान लो मेरे को किसी को 1,00,000 रुपये देने हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन कितना हिट वगैरह हो रहा है, मेरे को 1,00,000 रुपये ही देने हैं उसको। तो मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़ को हम रीस्टेट नहीं करेंगे, उनको सीधा करंट रेट मेथड इस्तेमाल करेंगे उन पर, ठीक है। और इसी के अंदर ये चीज़ भी देख सकते हैं, बल्कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम इसके अंदर देख सकते हैं वो ये है कि अगर हाइपर इन्फ्लेशन हिट कर गई है और ऐसा कुछ सिनेरियो हो रहा है, ठीक है, और तो अगर मैंने मॉनेटरी एसेट्स होल्ड कर रखे हैं तो वो तो मेरा लॉस है ना। जैसे अगर अकाउंट्स पेएबल है, पहले अकाउंट्स पेएबल को समझते हैं, मेरे को किसी को 1,00,000 रुपये देने हैं, वो ऐसे फिक्स्ड है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सचेंज रेट या इन्फ्लेशन कुछ भी चलता रहा है, मेरे को 1,00,000 रुपये ही देने हैं। और इन्फ्लेशन हिट हो गई है, इन्फ्लेशन का अगर मैं ये मतलब इसको और इजीली एक्सप्लेन करूँ कि सबके पास ज़्यादा पैसा है अब, ठीक है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, सबके पास ज़्यादा पैसा है, तो इवेंचुअली मेरे को 1,00,000 की लाइबिलिटी जो है वो पे करने में आसानी होगी,
लेकिन अब सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। मेरे पास तो 1 लाख रुपए है, लेकिन सबके पास 10-10 लाख रुपए है उसी करेंसी का। तो मेरे 1 लाख की तो इतनी वैल्यू नहीं रही ना। तो इसलिए बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन अगर हिट हो गया है तो होल्डिंग मॉनेटरी लाइबिलिटीज़ एक अच्छी बात है, ये ठीक है, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं मॉनेटरी एसेट्स होल्ड कर रहा हूँ, अब मेरे एसेट्स की उतनी वैल्यू तो नहीं रही ना, सबके पास ज़्यादा ज़्यादा है। तो आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज नेगेटिव, लॉस गेन, पॉजिटिव नेगेटिव तो लीजिए, लॉस गेन, ठीक है। अब अगर बैलेंस शीट आइटम्स की बात करें तो मान लो यहाँ पे कैश था, अदर एसेट्स थे, ठीक है। इक्विटी में आपका कॉमन स्टॉक आ गया, रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया, अकाउंट्स पेबल आ गया, और लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा हमेशा की तरह। रेवेन्यू आ गया, रेवेन्यू में से मैंने एक्सपेंसेस हटा दिए नीचे जाते जाते, और नेट इनकम आ गया। सो एक जो हम टर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं दैट इज़ एडजस्टमेंट फैक्टर। अब एडजस्टमेंट फैक्टर क्या बोलता है? एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है, 2 वैल्यूज़ ले सकता है, दैट इज़ एंडिंग पी आई बाय बिगनिंग पी आई, अनदर इज एंडिंग पी आई बाय एवरेज पी आई, ठीक है। अब क्या चीज़ कब यूज़ होएगी? इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स को ट्रांसलेट करने के लिए। अब रेवेन्यू सिर्फ एक ही दिन तो कमाऊंगा नहीं, ऑल ओवर द ईयर में कमाता जाऊंगा। सो इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स ट्रांसलेट होंगे रीस्टेट, अभी हम रीस्टेट करें, ट्रांसलेट नहीं कर रहे, यूजिंग एंडिंग पी आई बाय एवरेज पी आई। और बाकी जो आइटम्स हैं नॉन मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटीज़, ये एंडिंग पी आई बाय बिगनिंग पी आई एडजस्टमेंट फैक्टर यूज़ करके ही ट्रांसलेट होंगे। अब इसके अंदर मेरा कॉमन स्टॉक भी आ जाएगा। कैश मेरा रीस्टेट नहीं होएगा जैसा कि अभी मैंने बताया, तो अगर ये 100 था तो ये 100 यहाँ पे भी रहेगा। इसको जाके फिर हम करंट डेट मेथड लगा देंगे इसके अंदर, इस ठीक है। अदर एसेट्स, मान लो ये 500 रुपये था, तो 500 रुपये था तो एसेट्स है, एसेट लाइबिलिटी मेजॉरिटी, ठीक है, वो एंडिंग पी आई बाय बिगनिंग पी आई पे जाएंगे। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एंडिंग पी आई, बिगनिंग पी आई और एवरेज पी आई। एंडिंग पी आई मान लो 150 था, बिगनिंग पी आई 100 था, और एवरेज पी आई इज़ 125। तो अदर एसेट जो ट्रांसलेट होंगे ना, दैट विल बी ट्रांसलेटेड यूजिंग आपका एंडिंग पी आई बाय बिगनिंग पी आई, ठीक है। सेम गोज़ फॉर आपका लाइबिलिटीज़, अगर कोई नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटी है उसमें तो 150/100 से ही जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर रीस्टेट होंगे। ऑन द अदर हैंड कॉमन स्टॉक जो है ना मेरा, कॉमन स्टॉक भी 150/100 से मल्टीप्लाई होकर रीस्टेट करा जाएगा पहले। रेवेन्यू का मैंने बता ही दिया कि सारे के सारे आइटम जाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपका 150/125, एंडिंग पी आई डिवाइडेड बाय एवरेज पी आई, ठीक है। लाइबिलिटीज़ भी बता दिया। अब यहाँ पे जो रिटेन्ड अर्निंग्स आएगा ना, दैट इज़ अ प्लग इन फिगर, ठीक है। तुम सब कुछ लगा भी दोगे, ठीक है, करंट डेट मेथड वगैरह, तो एंडिंग जो रिटेन्ड अर्निंग्स आएगा ना, दैट विल बी अ प्लग इन फिगर। और जो भी आइटम्स मैंने ट्रांसलेट करे, ठीक है, उसकी वजह से एक जो इनकम स्टेटमेंट पे लाइन में रिपोर्ट करता हूँ, दैट इज़ नेट परचेजिंग पावर गेन या लॉस, ठीक है। ये चीज़ मेरे को रिपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब रिटेन्ड अर्निंग्स मेरा प्लग इन फिगर है। प्लग इन फिगर का क्या मतलब है? एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी की इक्वेशन बैलेंस करने के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स मैंने यूज़ करा, और कॉमन स्टॉक और लाइबिलिटी सब्ट्रैक्ट करने के बाद एसेट्स में से रिटेन्ड अर्निंग्स जो भी वैल्यू आई मैंने वहाँ पे लिख दी। अब रिटेन्ड अर्निंग्स को ना मैं नेट इनकम वाली इक्वेशन के थ्रू ब्रेक करूँगा कि एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस डिविडेंड। इसके साथ नेट इनकम में जो मैंने अभी ये वाली चीज़ बोली कि नेट परचेजिंग पावर गेन या लॉस रिपोर्ट होएगा, ठीक है।
अब दिस नेट परचेजिंग पावर का मान लो कोई एक्स अमाउंट आया, ये एक्स अमाउंट ना हम अलग अलग फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करते हुए ब्रेक कर सकते हैं। आपका x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, x4 आ गया। तो अगर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक मॉनेटरी एसेट या लाइबिलिटी में क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि ठीक है x1 था, x1 से रिलेटेड मेरा परचेजिंग पावर गेन हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। अब नेट परचेजिंग पावर गेन या लॉस वो तो मैं डायरेक्टली आपका एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स इज इक्वल्स टू बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस नेट इनकम माइनस डिविडेंड, और यहाँ से अगर मैं इसी में ऐड कर दूँ, ठीक है, तो नेट परचेजिंग पावर गेन एंड लॉस पता लग जाएगा। ये तो मैं इस वाली इक्वेशन से निकाल लूँगा। अब मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं इसको बाइफिकेट करूँ अलग अलग ब्रांचेस में तो मैं वो भी कर सकता हूँ रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक एसेट या लाइबिलिटी, ठीक है। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। अब वही है, अगर तुम मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, जब तुम ट्रांसलेट कर रहे होगे तब तुम देखना कि क्या क्या फ़र्क आ रहा है। तो उससे पर मॉनेटरी एसेट या पर नहीं स्पेसिफिक मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी एसेट या लाइबिलिटी क्या परचेजिंग पावर गेन या लॉस बन रहा है, तो वो तुम एसेंशियली कैलकुलेट कर सकते हो और उसी का सम डिराइव हो जाता है एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स इक्वल्स टू बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस डिविडेंड माइनस डिविडेंड प्लस नेट इनकम वाली इक्वेशन से। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। क्वेश्चन करोगे बाकी क्लियर हो जाएगा। मेजॉरिटी मेथड यही है, इस पर सेपरेट क्वेश्चन करने का फ़ायदा नहीं क्योंकि आगे भी करंट रेट मेथड लगाना है, ठीक है। मूविंग ऑन, अगर मैं मिक्स्ड रेशियोज़ की फटाफट बात करूँ तो मिक्स्ड रेशियोज़ का क्या है फंडा। एक तो प्योर रेशियोज़ आ गए। प्योर रेशियोज़ की अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो मेरा एक ही स्टेटमेंट से उठाया गया है, या तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। मिक्स्ड रेशियोज़ आ गए जहाँ पे हमारा मान लो जैसे न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर मेरा इनकम स्टेटमेंट से आ रखा है, डिनोमिनेटर मेरा आपका बैलेंस शीट से आ रखा है। ये मिक्स्ड रेशियोज़ हो गए, ठीक है। इसके अंदर मेजर पॉइंट्स क्या क्या हैं याद करने वाले, वो ये है कि अगर मैं लोकल करेंसी से प्रेजेंटेशन करेंसी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो जो रेशो की वैल्यू मेरी लोकल करेंसी में आई थी वो ज़रूरी नहीं कि वही वैल्यू मेरी ट्रांसलेटेड प्रेजेंटेशन करेंसी में आए। जैसे रेवेन्यू बाय एसेट का मैं एक एग्जांपल ले लूँ, ये देखेंगे तो करंट रेट मेथड में, या फॉर एग्जांपल टेम्पोरल भी ले लो, रेवेन्यू जो है एवरेज रेट से मल्टीप्लाई होता है और एसेट जो है मेरा हिस्टोरिकल रेट से होता है। वो ये यहाँ पे बाइफिकेशन फिर से आ जाएगा कि अगर मेरा मॉनेटरी है तो करंट पे जाएगा, अगर नॉन मॉनेटरी है तो हो सकता है हिस्टोरिकल से चले जाए, ठीक है। इन एनी केस ऊपर के और नीचे का जो इंटरेस्ट रेट है जिससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं दैट वुड बी डिफरेंट, रिजल्टिंग इन जो वैल्यू मेरे को रेशो की मिली थी लोकल करेंसी में वो प्रेजेंटेशन करेंसी में वो नहीं मिलेगी, ठीक है। मोर ओवर मैं ये अच्छा एक चीज़ मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा रेशो ट्रांसलेट करने के बाद बड़ा होगा या छोटा होगा। एक तो इस चीज़ को, अरे यार ईमेल कहाँ से आ गया, सो इस चीज़ को देखने के लिए मैं ये कह रहा था बड़ा होगा या छोटा होगा वो देखना पड़ेगा कि मेरा मान लो कि 20/100 20% आ रहा था मेरा रेवेन्यू बाय एसेट, एवरेज रेट मेरा 0.6 चल रहा है और मेरा हिस्टोरिकल रेट आपका मान लो 0.4 चल रहा है। तो एसेंशियली तुम देखोगे कि 0.6/0.4 मेरा जो रेशो है वो बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। और यही चीज़ अगर उल्टी होती, तुम्हारा रेशो मल्टीप्लाइड बाय 0.4/0.6 होता तो मेरा रेशो कम हो जाता, जबकि वैल्यूज उतनी की उतनी हैं, ठीक है। और
कोई रेशो बड़ा होगा या छोटा होएगा ये मैं बता ही नहीं सकता, ठीक है, कि एंडिंग वैल्यू के बेसिस पे है वो या बिगनिंग वैल्यू के बेसिस पे है, ठीक है। जब टेम्पोरल मेथड कर रहे होते हैं तो इशू अराइज होता है। अगर मैं कोई चीज़ सॉल्व करनी है तो मैं यूजुअली जो बुक में दे रखा है वो ये है कि एंडिंग वैल्यू के बेसिस पे रेशियोज ट्रांसलेट करो, चूज़ एंडिंग वैल्यू, और फिर आगे जाके तुम जो भी ट्रांसलेशन कर रहे हो वो देखो और फिर कंपैरिजन करो, ठीक है, कि कौन सा रेशो बड़ा है मेरा, कौन सा रेशो छोटा है। मिक्स रेशोज़ में ज़्यादातर तो यही था, ठीक है, एक्सेप्ट दैट लेट मी सी। हाँ ये भी देख सकते हैं, अब इसने क्या करा है, डायरेक्टली ये बोल दिया है जैसे लोकल करेंसी है, अब उसके भी केस बना दे कि अगर ये डिप्रिसिएट कर रही है या ये अप्रिसिएट कर रही है तो डायरेक्टली तुम क्या बोल पाओगे रेवेन्यू या एसेट पे क्या क्या फ़र्क आएंगे, ठीक है, मतलब कौन कौन से रेट से मल्टीप्लाई होएगा। तो डायरेक्ट रिजल्ट है डिपेंडिंग अपॉन कि तुम किस डायरेक्शन में कह सकते हो कि रेशियोज़ किस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, बड़े होंगे या छोटे होंगे। एंडिंग वैल्यूज़ ऑब्वियसली मैंने बोल ही दिया कि इन एनी केस मैं एंडिंग वैल्यू ही अज्यूम करके चलूँगा कि एंडिंग वैल्यूज़ यूज़ करके मैं अपने रेशियोज़ कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। बल्कि अगर डायरेक्ट रिजल्ट ना बोले तो यूजुअली व्हाट आई डू इज़ मैं तो एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एलसी जैसे लोकल करेंसी हो गई $0.5 थी, अब एलसी जाके $0.4545 हो गई है, ठीक है। मैंने कोई सामान एलसी जिस कंट्री में एलसी चलती है मैं वहाँ से जाके ख़रीदा, मेरे अकाउंट में से $0.45 निकले। एक साल बाद मैं उसी कंट्री में गया, 1 LC का सामान ख़रीदा, मेरे अकाउंट में से $0.4545 निकले। कम डॉलर निकले, मेरा डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, डॉलर अप्रिशिएट हुआ है और एलसी मेरी डिप्रिशिएट हुई है। एक बीच का, इसके बीच का तो क्या है, एक एवरेज रेट मान लो 0.747, ठीक है। अब इस पर रेवेन्यू बाय एसेट बोल रहा है वो, अगर मैं देखूँ अगेन मान लो कि 20/100 था, एवरेज रेट से ट्रांसलेट करूँ 0.47 आ गया ऊपर रेवेन्यू की वजह से। एसेट मान लो हिस्टोरिकल पे ही चल रहा था, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हिस्टोरिकल हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन होगा कि मेरे को हिस्टोरिकल लेना है करंट लेना, ठीक है। 0.5 ले लेते हैं हिस्टोरिकल, ठीक है। तो ये रेशियो दैट इज़ लाइक 47/50, दिस वुड बी लेस देन 1, लेस देन 1 से चीज़ मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो कम होएगा। तो व्हाट आई डू इज़ आई यूजुअली टेक एग्जांपल्स व्हाइल सॉल्विंग दिस। डायरेक्ट रिजल्ट याद करना इज़ ऑल्सो फाइन बट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, ठीक है। इसके बाद एक इफ़ेक्टिव, एक जो सीधा सीधा याद करना है वो ये कंसाइलेशन याद करना है, स्टैट्यूटरी टैक्स रेट कैसे ट्रांसलेट हो रहा है हमारा इफ़ेक्टिव टैक्स रेट में, तो ये याद करना ज़रूरी है। एंड दिस इज़ समथिंग जिससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग। इसके तो भर भर के क्वेश्चन है, करिकुलम में भी क्वेश्चन है इसके। मोर ओवर एक ये एक छोटी सी चीज़, गेन्स एंड लॉसेस